हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाउ प्राइम। ये है फाइनल ऑफ सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शुरू में दिखते हैं लिन मैंग को अपने फादर की कुछ पुरानी हिस्ट्री का बताने लगता है, जिसके साथ ही एक फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें हम लिन के फादर को देखते हैं, जो कि एक नॉर्मल से माइनिंग वर्कर है जो कि डेस्क की माइनिंग के अंदर काम करता है। इनके पास में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेशल एबिलिटी नहीं है, ये केवल एक नॉर्मल से वर्कर है। काफी लंबे टाइम से इस काम को करने के कारण क्रिस्टल के साथ में इनकी बॉडी इफेक्ट हुई है, इसी वजह से इनके हाथों के अंदर और पाँव के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है। बॉडी साइज नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है। इसके अलावा इसी फ्लैशबैक के अंदर हमें ये पता चलता है कि लिन के 4 भाई और है, जिन सभी को लिन के फादर ही संभालते थे। इस टाइम तक सब कुछ काफी नॉर्मल से चल रहा था, लेकिन तब जब सब कुछ बिगड़ा उसे सुधार पाना काफी मुश्किल था। ये वो टाइम था जब एलवीसी के फादर को माइनिंग टीम का इंचार्ज बनाया गया। उसके पास में सारे ऑर्डर्स थे कि माइनिंग टीम को किस जगह पर किस टाइम तक और कितनी माइनिंग करनी है। एलवीसी के फादर के पास में काफी अच्छा एक्सपीरियंस था और इसके अलावा काफी अच्छी लीडरशिप भी थी। वो काफी अच्छी तरीके से टेक्निकल गैजेट्स को यूज कर पाते थे। इन्हीं सब का यूज करते हुए उन्होंने माइनिंग एरिया के अंदर एक अलग से माइन खोज निकाली। ये माइन इतनी खास थी कि इस एक माइन से डेस्की ग्रुप का काफी अच्छा फायदा हो सकता था। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी, ये माइन एक सैंडविच माइन थी, यानी कि इसके ऊपर अलग से एक माइनिंग एरिया बनाया हुआ था और नीचे की साइड भी एक माइनिंग एरिया था। अगर बीच के साइड में खुदाई का काम किया जाता तो ऐसा हो सकता था ऊपर की साइड की जमीन या फिर नीचे की साइड की जमीन के अंदर कुछ क्रैक्स पड़ जाते और वर्कर्स की लाइफ के ऊपर किसी तरह खतरा पड़ जाता। लेकिन फिर भी इस डे की रिपोर्ट बनाना बहुत जरूरी था, इसलिए एलविसा के फादर ने सीक्रेटली एक टीम को बनाया। इसी टीम के अंदर लिन के फादर भी शामिल थे। इस टीम का काम था न्यू माइनिंग एरिया के अंदर जाकर वहां पर जो कुछ भी खास चीजें हैं उन सभी के रिलेटेड एक रिपोर्ट बनाना और जितनी भी मैक्सिमम चीजें हैं वहां पर जितने भी रिस्क है उन सभी के बारे में डेस्की ग्रुप के बाकी लोगों को बताना। इसी के साथ ही ये मिशन शुरू हो गया और लेन मैंग को बताने लगा कि मेरे फादर ने आखिरी बार जाने से पहले मुझसे कहा था वो जल्दी ही वापस लौटेंगे, मेरे बर्थडे से पहले वो वापस आ जाएंगे और जब वापस आएंगे तब उनके पास में एक टेडी बेयर होगा जो कि हमारे होम प्लेनेट अर्थ से बिलोंग करता होगा। जब उन्होंने मुझे इस गिफ्ट के बारे में बताया तो मैं बहुत ज्यादा खुश था और बस इंतजार ही कर रहा था कि कब वो वापस आए। लेकिन असल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, वो कभी नहीं लौटे। उस माइनिंग एरिया के अंदर काफी खतरनाक बीस्ट थे जिनसे उनकी फाइट हो गई। इस फाइट के अंदर उन सभी ने आखिर तक फाइट करने की कोशिश की, लेकिन एक सैंडविच मैन होने के कारण जैसे ही वहां फाइट शुरू हुई वहां पर धमाके हुए। उन धमाकों के कारण वो पूरी माइन कोलैप्स कर गई। इसी वजह से उस माइन के अंदर जितने भी लोग थे वो सबके सब मारे गए। केवल एक ही इंसान था जो केवल जिंदा लौट पाया, वो था एलवीसी का फादर। और एलवीसी के फादर के पास में मेरे फादर की एक बहुत स्पेशल चीज थी जो कि उन्होंने मेरे लिए खरीदी थी, वो टेडी बेयर जो देने का उन्होंने मुझसे वादा किया था। पहले मुझे लग रहा था एलवीसी के फादर ने मेरे फादर की बात मानकर ये सब कुछ किया है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। कुछ टाइम बाद में मुझे उनका रियल गेम दिखाई देने लगा। वो सबके सामने इस चीज की वाह उठाने लगे कि उस माइन के अंदर जितने भी लोग गए थे वो सभी सब मारे गए, केवल वो अकेले तो जिंदा बचे। इस तरीके से उन्होंने सिंपैथी गेम भी खेला, मुझे अडॉप्ट कर लिया, सबके सामने दिखाया कि वो कितने अच्छे हैं। न्यूज के अंदर उनकी खबर आने लगी, लेकिन किसी को भी मेरे फादर के बारे में बताया नहीं गया और ना ही किसी और माइनिंग वर्कर के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई। एलवीसी के फादर जिसकी वजह से मेरे फादर की डेथ हुई उसको एक इनाम दिया गया। इस सारी पब्लिसिटी के साथ में एलवीसी का फादर एलवी फेंग हुई डेस्की ग्रुप का नया प्रेसिडेंट बन गया। उसके लिए मेरे फादर की डेथ केवल एक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट थी जिसे उसने बड़ी आसानी से इस पब्लिसिटी की मदद से प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन मेरे और मेरे 4 भाइयों की लाइफ लगभग खत्म हो गई। मेरे फादर कभी वापस लौटे नहीं। इस सब के बावजूद भी मुझे इस वक्त एक्सेप्ट करना होगा कि एलवीसी के फादर का मेरे और मेरी फैमिली के प्रति काफी अच्छा बिहेव था। उसने सबको काफी अच्छी तरह संभाला। अगर वो नहीं होता तो मेरे फादर की डेथ के बाद में हमारी फैमिली खत्म हो चुकी थी, हमारा सर्वाइव करना काफी मुश्किल होता। लेकिन फिर भी मैं किसी भी तरीके से अपने फादर की डेथ को नहीं भूल सकता हूँ। जब मैं छोटा था तो काफी सारी चीजों को नहीं समझ पाता था। मुझे लगता था एलवीसा का फादर मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहा है, लेकिन अब मैं समझ पा रहा हूँ इस सब के अंदर उसी की गलती थी। यही कारण है एलवीसा से भी मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। मुझे पता है ह्यूमंस बहुत ज्यादा रेशनल होते हैं। मेरे फादर की डेथ से एलवीसा के फादर को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मेरे फादर का काम था और मेरे को एलवीसा के ऊपर किसी तरह से गुस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे इमोशंस मेरे काबू में नहीं है। ये सब पता चलने के बाद में मैं ये सोच ही नहीं पाता कि मुझे उससे किस तरह से बात करनी चाहिए, इसलिए मैं उसे हर समय इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी भी कोशिश भी करता हूँ कि हमारे बीच का जो रिलेशन है उसे ठीक करने की कोशिश करूँ, लेकिन कभी कर नहीं पाता। ये पूरी कहानी सुनने के बाद में मैंग लिन से कहता है, ब्रदर लिन क्या आप ठीक हैं? आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है आप इमोशनली पूरी तरह स्टेबलाइज नहीं है। आपको थोड़ा मेडिटेशन कर लेना चाहिए या फिर शायद से थोड़ा आराम कर लीजिए। मुझे नहीं पता इस तरह से आपकी पूरी कहानी सुनने के बाद में आपको किस तरह से बताऊं कि अब सब कुछ ठीक करने के लिए क्या कर सकता है। लिन कहता है, मैंग तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम्हें ये सब कुछ बताने का कारण ये नहीं था कि मैं तुमसे कोई मदद चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये सब कुछ बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुम्हें समझ में आना चाहिए तुम्हारी लाइफ की कीमत क्या है। एक बात को अच्छे से समझ लो,
तुम्हारी लाइफ की कीमत केवल तुम और तुम्हारी फैमिली लगा सकती है। इनके अलावा इस वर्ल्ड के अंदर किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे साथ में क्या होता है। तुम्हारी फैमिली के अलावा पूरा वर्ल्ड तुम्हें यूज करेगा। जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम उन्हें काम आते रहोगे, लेकिन जब तुम खत्म हो जाओगे तो तुम्हारी जगह कोई और आ जाएगा। इसलिए तुम्हें किसी भी खतरे के अंदर कूदने से पहले ये सोचना चाहिए कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, कहीं तुम्हारा सेक्रीफाइस वेस्ट तो नहीं हो रहा। मैं कहता है ब्रदर लेन, मैं आपको पहले बता चुका हूँ मैं इस मिशन पे क्यों आया हूँ, क्योंकि इस मिशन पे मैं फाइट करके देखना चाहता हूँ मैं मॉन्स्टर के सामने कितना टिक सकता हूँ। और इसके अलावा आप भी मेरे साथ में हैं, इसलिए मुझे खुद की सेफ्टी की ज्यादा चिंता नहीं है। और इस मिशन पे आने पर ह्यूमैनिटी को भी काफी फायदा होगा। हमें यहाँ पर काफी सारी चीजें मिल सकती है जो कि ह्यूमैनिटी को फायदा देगी, जैसे कि ये डिफरेंट टाइम की माइंस जिनकी मदद से अलग अलग तरह के वेपन्स बनेंगे और मॉन्स्टर के साथ में फाइट में इनका यूज किया जाएगा। मुझे लगता है इन सब चीजों के बदले में अपनी लाइफ को खतरे में डालना ज्यादा गलत नहीं है। ब्रदर लेन, आपको क्या लगता है? जिसको लेन जोर से सोचना शुरू कर देता है, आसपास जितने बंदे होते हैं वो सब के सब लिन तो देखने लगते हैं। मैंग कहता है क्या हुआ, आप इसे हंसने क्यों लगे? लिन कहता है मैंग, तुम्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, हर जगह पर तुम एक ही रूल को नहीं लगा सकते। तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ इन सभी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सच में तुम्हारी लाइफ के ऊपर खतरा है तब तुम्हें इन सारी चीजों को छोड़कर केवल खुद को बचाने में ध्यान देना चाहिए। मैंग कहता है ब्रदर लेन, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? लिन कहता है ये मैं नहीं कह रहा, ये तो नेचर है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले हम मशरूम के उस जंगल के अंदर थे, वहां पर तुमने क्या देखा था? मैंग कहता है वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर्स थे जो कि हम पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। लिन कहता है अगर मैं तुमसे कहूँ वो कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे, वो केवल कुछ स्नेक्स, लिजर्ड्स, इसके अलावा अलग अलग तरह के मशरूम्स थे जो कि अटैक कर सकते हैं। मैंग कहता है इन्हीं को तो मॉन्स्टर्स कहते हैं। लिन कहता है ये सही है, चलो ठीक है, कुछ नया अज्यूम करो। मान लो वहां पर जितने मॉन्स्टर्स थे वो सब के सब ह्यूमंस की तरह सोच सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम उनके एरिया में गए थे तो उन्हें लगेगा हम उन पर अटैक कर रहे हैं। अब उस टाइम पर एक स्नैक किसी दूसरे लिजर्ड से गए कि ये ह्यूमंस हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, मैं तुम्हें खा लेता हूँ। तुम्हें खाने के बाद में मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी और फिर मैं इन ह्यूमंस से फाइट कर पाऊंगा। तब उस लिजर्ड को क्या करना चाहिए? जैसे खुद से इन ह्यूमंस को मारने के लिए खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए और खुद ही उस स्नेक के पेट में चले जाना चाहिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कोई भी लिजर्ड अपनी लाइफ को किसी भी चीज के लिए सेक्रीफाइस नहीं करेगा। अगर वो करता है तो वो बेवकूफ होगा, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक पहले जीव को दूसरे जीव के ऊपर पूरी तरह से भरोसा ना हो। इसके अलावा अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, अगर एक डायमंड ड्रैगन की फाइट कुछ हिंदूज के हाथ में हो जाए तो इस फाइट के अंदर डायमंड ड्रैगन के जीतने चांसेस बहुत ज्यादा है। वही अगर हिंदूज एक साथ में इकट्ठा होकर उन ड्रैगन के ऊपर अटैक करे तो हिंदूज फाइट के अंदर जीत जाएंगे। इस तरीके से कोई भी फाइट में जीत सकता है। लेकिन वही अगर हिंदूज भागना शुरू कर दे और खुद ही उन ड्रैगन को अपने पीछे बुलाने की कोशिश करें तब तो उन सभी का मरना पूरी तरह से तय है। अगर यहाँ पर आकर कोई उनकी मदद करने की कोशिश भी करेगा तो ये भी पूरी तरह से बेकार है। मैंग, अब क्या तुम समझ पा रहे हो मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? लाइफ को सेक्रीफाइस करना और लाइफ को सही चीज के लिए सेक्रीफाइस करना, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। यहाँ पर सही का डिसीजन तुम खुद करोगे। यहाँ पर बर्दलेन जो कुछ भी कह रहा होता है मैंग को ये कुछ समझ में नहीं आता। वो एकदम से कहता है बर्दलेन बस अब रुक जाइए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप इस पूरी कहानी के अंदर ह्यूमंस को मॉन्स्टर के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। हम ह्यूमंस हैं, हम मॉन्स्टर से एकदम अलग है, एक दूसरे से काफी अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर उन हिंदूज का एग्जाम्पल दिया था, वो चाहे तो यहाँ से भागकर उस ड्रैगन को अपने पीछे बुला सकते हैं या फिर डट के खड़े होकर उस ड्रैगन से फाइट कर सकते हैं। तो फिर आप इस तरीके से मुझे पीछे हटने के लिए कैसे कह सकते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है जब कोई एक हिंदू अपना सेक्रीफाइस करने के लिए आगे बढ़े तो उसे देखकर बाकी सब भी उसकी मदद के लिए आगे आ जाए। मैंग के इस जोक के बाद में मैंग और लिन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। दोनों के दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ के एग्जांपल देने लगते हैं। यहाँ पर लिन अपने कुछ पास्ट लाइफ के ऊपर देने लगता है जिसके अंदर एक छोटे से कमरे के अंदर उसके 4 भाई बहुत ही स्ट्रगल के साथ में रहते थे। लिन साथ में यही बताता है कि मैंग की लाइफ काफी ज्यादा अच्छी है, उसके पेरेंट्स काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं और काफी अच्छे घर में वो रह रहे हैं। इसके बाद मैंग भी अपनी लाइफ के बारे में उससे कुछ बताने लगता है कि किस तरीके से उनके ऊपर मॉन्स्टर अटैक होता रहता है। वो सिटी के एक बॉर्डर पे रहते हैं जहाँ पर इन्हें हर समय डर लगा रहता है कि कभी भी कोई मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ सकता है। इसी तरीके से ये बहस आगे बढ़ती जाती है जिसका कोई भी एंड नहीं निकलता। ये दोनों की दोनों बस एक दूसरे को जवाब दे जाते हैं। इस बहस का कोई भी एंड नहीं निकलता, लेकिन ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नाउ एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन, हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ कल्टीवेशन। इस सीरीज में हमें स्टोरी दी जाती है एक लड़के क्वीन नैन की, जो कि एक क्यूबन सन है, यानी इसकी मॉम एक लोअर फैमिली से बिलोंग करती है। इसी वजह से इसके ऊपर बैन लगा हुआ है, ये कल्टीवेशन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये चुपके से कल्टीवेशन कर देता है। इसी वजह से इसे इसकी फैमिली से बाहर निकाल दिया जाता है और साथ में इसकी मॉम को सजा मिलती है। इसे हमेशा के लिए क्वीन फैमिली में कैद कर देते हैं। इसी से नाराज होकर क्वीन नैन पूरी क्वीन फैमिली को धमकी देता है कि वो जल्द ही अपने कल्टीवेशन पावर को एकदम एक्सट्रीम पे पहुंचाकर पूरी क्वीन फैमिली को खत्म कर देगा और फिर अपनी मॉम को छुड़ाएगा। इस धमकी से नाराज होकर क्वीन फैमिली के अंडर क्वीन नैन को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और फिर उसे दूर के जंगलों में पटकाते हैं। यहाँ से क्वीन नैन का एक नया सफर शुरू होता है। उसे बिना अपने फैमिली के नाम का यूज किए अपनी कल्टीवेशन पावर को एकदम एक्सट्रीम तक पहुंचाना है।
ताकि किसी तरीके से वो अपनी मम को छुड़ा सके और पूरी दुनिया के सामने ये प्रूव कर सके कि उसकी पावर ज्यादा है और केवल वो एक छोटी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये नहीं वो कल्टिवेशन नहीं कर सकता। इस सीरीज का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नॉर्मल हो सकता है, लेकिन सीरीज बहुत जबरदस्त है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर एक बार जरूर ट्राई करना। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।